स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री ट्यूशन क्लासेस। माध्यमिक शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको बता दूं, इस चैनल में आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रसारित की गई एनसीईआरटी सिलेबस पर कक्षा 8वीं 9वीं एवं 10वीं की गणित की बुकों का अध्ययन किया जाता है। तो आइए स्टूडेंट, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज आपके लिए लेकर के आए हैं हम आज की जो क्लास है वो है कक्षा 8वीं की अध्याय 3, कक्षा 8वीं गणित अध्याय 3 से। तो आज हम अध्याय 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपको बता दूं, इससे पहले हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 काफी अच्छे से पढ़ चुका है, काफी अच्छे से समझ चुका है। यदि आपने उन क्लासों को अटेंड नहीं किया है या उन क्लासों को आपने नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी हुई है, आप वहां से अध्याय 1 और अध्याय 2 का अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है यह है कक्षा 8वीं के लिए अध्याय 3 की क्लास। तो अध्याय 3 क्या है? अध्याय 3 उसमें आपको क्या दिया हुआ है, क्या करना है। सबसे पहले हम अध्याय 3 का परिचय पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि अध्याय 3 है क्या चीज। अध्याय 3 में आपको चतुर्भुजों को समझना, अध्याय 3 जो उसका नाम है क्या है, चतुर्भुजों को समझना, यह अध्याय 3 का नाम है। तो आइए देखते हैं हम चतुर्भुजों को किस तरह से समझेंगे। सबसे पहले चीज तो चतुर्भुज होते क्या है। चतुर्भुज एक ऐसी आकृति जो 4 रेखाखंड से बनी बंद आकृति, 4 रेखाखंड से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक रेखाखंड, ये 2, ये 3 और 4, इनसे बनी एक क्या, कौन सी आकृति? बंद आकृति, जो कहीं से भी खुली नहीं है। ऐसी आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। उसे क्या कहते हैं? हम चतुर्भुज कहते हैं। आपको बता दूं, हमने यहाँ पर बोर्ड में आपके लिए एक फ्लो चार्ट बनाकर रखा हुआ है। आप इससे बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं कि क्या होते हैं चतुर्भुज। अभी आपको मैंने बताया कि चतुर्भुज की एक साधारण परिभाषा, एक ऐसी आकृति जो कि 4 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति, 4 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। तो चतुर्भुज में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, हम आज उन्हें समझेंगे। किस तरह से समझते, देखिए आपको बता दूं मैं, आधारभूत अवधारणाएं। ये क्या है? चतुर्भुज की आधारभूत अवधारणाएं, यानी कि ये क्या है? एक फ्लो चार्ट। क्या है? एक फ्लो चार्ट है। आप इसकी सहायता से काफी अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या होते हैं त्रिभुज और चतुर्भुज। ये क्या दिया हुआ है आपको? बहुभुज। ये क्या दिया हुआ है आपको? बहुभुज दिया हुआ है। तो बहुभुज, तो ये बहुभुज है। तो बहुभुज में भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं भुज, यानी कि बहुभुज किसे कहते हैं? ऐसी एक आकृति जिसमें 4 रेखाखंड या 4 से अधिक रेखाखंड से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। 3, 4 या फिर 4 से अधिक रेखाखंडों से बनी आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। तो आइए देखते हैं, ये क्या है? एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज में कितनी रेखाएं होती, कितने रेखाखंड होते? 3। कितने रेखाखंड होते? 3। चतुर्भुज में 4, पंचभुज में 5, षटभुज में 6। ऐसे ही हम कहां तक जा सकते हैं? n तक, यानी कि अनंत तक, n तक यानी कि अनंत तक। तो आप देखेंगे क्या होते? 3 भुजा वाला क्या कहलाता है? त्रिभुज, यानी कि 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। और 4 भुजा वाला चतुर्भुज, 5 भुजाओं वाला पंचभुज, 6 भुजाओं वाला षटभुज, 7 भुजाओं वाला सप्तभुज, 8 भुजाओं वाला अष्टभुज। इस तरह से 9 भुजाएं, 10 भुजाएं, 11 भुजाएं, 12 भुजाएं, ऐसे लगातार चलते रहेगा कहां तक? n भुजाओं तक। तो सबसे पहले हम समझते हैं सबसे छोटा 3 भुजाओं वाला, सबसे छोटा 3 भुजाओं वाला। 3 भुजाओं वाला क्या होता है? त्रिभुज होता है। तो जो त्रिभुज होता है, जैसे कि एक कोई ऐसा त्रिभुज है, ये क्या है? एक कोई ऐसा त्रिभुज है, इसमें देखेंगे आप कितनी भुजाएं हैं? 3, 1, 2, 3। कितनी भुजाएं हैं? 3, 1, 2, 3 भुजाएं। यदि इनका नामकरण कर दिया जाए तो ये B और ये C। तो AB एक भुजा हो गई, BC एक भुजा हो गई और AC एक भुजा हो गई। इसकी भुजा कौन सी हो गई? AB, BC और CA। इसकी क्या हो गई? भुजाएं हो गई। इसकी क्या हो गई? ये भुजाएं हो गई। अब ऐसे ही हम इसके आगे पढ़ेंगे। क्या है यहाँ पे? देखिए त्रिभुज के प्रकार। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? त्रिभुज के प्रकार। कितने प्रकार के त्रिभुज दिए हुए हैं आपको? 4 प्रकार के त्रिभुज दिए हुए हैं। कौन कौन से? समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, और एक है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। ऐसे ही चतुर्भुज में भी आपको प्रकार है। चतुर्भुज में आप प्रकार देखेंगे, समलम चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? समलम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और पतंगाकार चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज
और पतंगाकार चतुर्भुज। तो जो समांतर चतुर्भुज होते हैं इसके भी प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समचतुर्भुज, आयत और ये क्या है? वर्ग। अब यहाँ हम इसके आगे देखेंगे आप पंचभुज, फिर आप षडभुज और ये एनभुज, यानी कि जो चतुर्भुज होते हैं जिसमें 4 भुजाएं होती है। जैसे कि अभी आपने देखा जिसमें 3 भुजाएं होती है वो क्या होती है? त्रिभुज। तो जो त्रिभुज होते हैं उसमें भी त्रिभुज बहुत सारे होते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज, इसमें भुजाएं कितनी होगी? 3 ही होगी। और विषमबाहु त्रिभुज, इसकी भी भुजाएं 3 होगी। समबाहु त्रिभुज की भी भुजाएं 3 होगी और समकोण त्रिभुज की भी भुजाएं 3 होगी। और आपको यहाँ जितने भी चतुर्भुज लिखे हुए हैं इनकी सभी की जो भुजाएं होती है कितनी होती है? भुजाएं 4 भुजा होती है। कितनी भुजा होती है? 4 भुजा होती है। आयत की 4, वर्ग की 4, समचतुर्भुज की 4, पतंगाकार की 4 होती है, समांतर चतुर्भुज की 4 होती है और समलंब चतुर्भुज की भी 4 ही भुजा होती है। तो ये ऐसी आकृतियां क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। देखिए आप इन सभी की जो भुजाएं होती है कितनी होती है? 4 भुजा होती है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। और 3 भुजा होती है इसलिए इसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और 5 भुजाओं वाला पंचभुज, 6 भुजाओं वाला षडभुज, और इसके आगे ऐसे अनंत तक कहां तक जाता है? n भुजाओं तक। तो ये हो गए हमारे बहुभुज। आप देखिए कि किस तरह से बहुभुज होते हैं। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक एक स्टेप को क्लियर करेंगे। आप इस फ्लो चार्ट को अपनी नोटबुक में नोट कर सकते, वीडियो को पॉज करके आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ा है त्रिभुज। क्या पढ़ा है? त्रिभुज। तो हम सबसे पहले हम त्रिभुज को समझेंगे कि त्रिभुज होता क्या है। तो मैं इसके लिए अब इस फ्लो चार्ट को मैं मिटाना चाहूंगा और यहाँ जगह बनाएंगे और हम यहाँ पर क्या समझेंगे? त्रिभुज क्या होते हैं। तो हम इस फ्लो चार्ट को मिटाते हैं। आपको ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या चीजें किस तरह से होती है, और आप इसे नोट भी कर सकते हैं इस क्लास को, इस वीडियो को पॉज करके। तो आइए देखते हैं, हम समझते हैं कि क्या होते हैं त्रिभुज। क्या होते हैं त्रिभुज? तो किस तरह से समझेंगे हम त्रिभुज कि कौन कौन से प्रकार के, कितने प्रकार के, किस तरह के होते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हम समझते हैं त्रिभुज को। तो आपको बता दूं, त्रिभुज ये कोई एक त्रिभुज है, यह कोई एक त्रिभुज है, ये इस तरह से। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ है एक समबाहु त्रिभुज। हमारे पास लिखा हुआ है एक समबाहु त्रिभुज। तो हम उसी से समझते हैं कि क्या होता है त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। तो ये जो डायग्राम बना रहे हैं हम, ये किसका है? समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं, ये ए, ये बी और ये सी। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, यानी कि जो तीनों भुजाएं हैं ये क्या है? एक दूसरे के बराबर है। अतः यह कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। अब इसके तीनों अंतःकोण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं, जैसे कि कोण ए, ये बी और ये सी। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, यानी इसके जो तीनों कोण होते हैं यहाँ एक दूसरे के बराबर होते हैं। और इन तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश होता है। और उसके बाद आपको बता दूं, ये जो समबाहु त्रिभुज है इसमें ये जो तीनों भुजाएं होती है क्या होती है? एक दूसरे के बराबर होती है। इसके त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तीनों कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। यही क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज की ओर। तो अभी आपने पढ़ा समबाहु त्रिभुज, अब हम पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी आप देखेंगे यहाँ पे क्या है? ये तीनों भुजाएं क्या है? एक दूसरे के बराबर है। एक दूसरे के बराबर है। क्या है? एक दूसरे के बराबर है यहाँ पे। अभी समबाहु में क्या देखा था आपने? ये कौन सा है? विषमबाहु। ये कौन सा त्रिभुज है? विषमबाहु, ए बी सी। ये कौन सा त्रिभुज है? विषमबाहु त्रिभुज। अभी आपने समबाहु में क्या देखा था कि तीनों भुजाएं क्या थी? एक दूसरे के बराबर थी। और विषमबाहु में क्या होता है? यह तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं होती। अतः ये ए बी बराबर नहीं होता बी सी और बराबर नहीं होता
सी ए के, यानी कि तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं होती, इसके तीनों कोण भी एक दूसरे के बराबर नहीं होते, इसके जो तीनों कोण होते हैं वह भी एक दूसरे के बराबर नहीं होते, लेकिन इसके तीनों कोणों का जो योग होता है वह 180 अंश ही होता है। उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश ही होता है। और हम त्रिभुजों को कोणों के आधार पर अभी हम समझ रहे हैं, किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर समझ रहे हैं? भुजाओं के आधार पर समझ रहे हैं। तो ये क्या हो गया? भुजाओं के आधार पर समझने के लिए। तो अभी आप जो समझ रहे हैं कोणों को, अभी इससे पहले आपने समबाहु त्रिभुज देखा, वो अभी कौन सा, किसके आधार पर था? भुजाओं के आधार पर। और साथ ही साथ हम कोणों के आधार पर भी समझेंगे। तो जैसे अभी समबाहु त्रिभुज देखा था कोणों के आधार पर, तो उसका जो प्रत्येक कोण कितना का अंश का होता है? समबाहु त्रिभुज का 60 अंश का। लेकिन इसका जो प्रत्येक कोण होता है एक अलग अलग अंश का होता है। इसके जो कोण होते हैं अलग अलग अंश के होते हैं, और इसके कोण क्या, तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। ये जो तीनों कोण है एक दूसरे के बराबर नहीं है, अतः ये तीनों कोण अलग अलग अंश के होंगे। लेकिन जब हम तीनों को मिलाएंगे तो कितना होगा? 180 अंश होगा। और आप इसे कोणों के आधार पर इस त्रिभुज को आप अधिक कोण त्रिभुज भी कह सकते हैं। और इसके पहले वाला जो समबाहु त्रिभुज था, आप उसे एक समान कोण त्रिभुज भी कह सकते हैं, उसे समबाहु त्रिभुज ही कहा जाता है, जो भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज। अब ऐसे ही बढ़ते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज की ओर। किसकी ओर? समद्विबाहु त्रिभुज की ओर। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है। ये ए, ये बी, ये सी, ये कौन सा त्रिभुज हो गया? आप समद्विबाहु। समद्विबाहु नाम से ही समझ में आ जाता है त्रिभुज की कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु, यानी समद्वि यानी सम दो, यानी इसकी जो भुजाएं हैं, जो सम्मुख भुजाएं होती है एक दूसरे के बराबर होती है, जो आसन्न भुजा होती है यानी जो नीचे वाली भुजा होती है, कोई एक भुजा यह क्या होती है? इन दोनों से अलग होती है। जैसे कि यहाँ पे ए बी बराबर है इस AC के, ए बी बराबर है AC के, और ये ए बी AC के बराबर है, पर इन दोनों के बराबर नहीं है। कौन सी भुजा नहीं है इन दोनों के बराबर? BC। इन दोनों के बराबर कौन सी भुजा नहीं है? BC इन दोनों के बराबर नहीं है। यही है समद्विबाहु त्रिभुज। और इसके जो कोण होते हैं, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? एक दूसरे के बराबर होगा, यानी कि कोण B बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण C। लेकिन जो कोण A होगा वह इन दोनों से अलग होगा। क्या होगा? इन दोनों से अलग होगा। और आप जब तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो इनका जो योग होगा वह कितना होगा? 180 अंश ही होगा। कितना होगा? 180 अंश होगा। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं समकोण त्रिभुज की ओर। कौन से त्रिभुज की ओर? समकोण त्रिभुज की ओर। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक आधार, एक कर्ण और एक लंब, और जिसका एक कोण क्या होना चाहिए? 90 अंश का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। ABC, जिसमें एक कोण क्या है? 90 अंश का होना चाहिए, और जो कोण 90 अंश का होगा उसके सामने वाली जो भुजा होगी ये इन दोनों भुजाओं से बड़ी होगी। क्या होगी? इन दोनों भुजाओं से यह भुजा बड़ी होगी, यानी कि इसमें भी जो तीनों भुजाएं होती है वह एक दूसरे के बराबर नहीं होती, लेकिन और इसके कोण भी एक दूसरे के बराबर नहीं होते। इसके जो कोण होते हैं वह भी एक दूसरे के बराबर नहीं होते, लेकिन यहाँ पे आप जब तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा? 180 अंश होगा। और इसमें एक खास बात है कि इसका जो एक कोण होता है वह 90 अंश का होता है। ये एक्चुअल है, 90 अंश का कोण होता है। एक कोण, कोई भी एक कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। और जो 90 अंश का जो कोण होगा, जो सबसे बड़ा कोण होगा, उसकी जो सम्मुख भुजा होगी, यानी बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। इस कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। यही है समकोण त्रिभुज। यही है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। तो इस तरह से अभी हमने समझा इन चार त्रिभुजों को। किनको? इन चार त्रिभुजों को समझा। अब देखेंगे कोणों के आधार पर। मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं कोणों के आधार पर आप किस तरह से त्रिभुज को समझेंगे, कि कोण किस तरह से आप कोण के आधार पर समझते हैं। आप देखेंगे कि जिसका कोण
90 अंश से कम है। जिस त्रिभुज में कोण 90 अंश से कम वाला कोण है तो वह होता है न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है? न्यून कोण। और 90 से अधिक है, 90 अंश से अधिक का यदि कोई कोण बन रहा है, यदि 90 अंश से अधिक का कोई कोण बन रहा है तो आप उसे कौन सा कोण कहेंगे? अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज। और जिसमें 90 अंश का एक कोण बन रहा है तो वह समकोण। कौन सा? समकोण। और जिसमें 180 अंश का कोण बनता है, जिसमें 180 अंश का कोण बनता है उसे ऋजु कोण त्रिभुज बोलते हैं। कौन सा कोण? ऋजु कोण त्रिभुज। ऋजु कोण त्रिभुज। इस तरह से आप 4 प्रकार से भी कोणों के आधार पर त्रिभुज को समझ सकते हैं। 90 से कम है तो न्यून कोण, 90 से अधिक है तो अधिक कोण, और यदि सिर्फ और सिर्फ 90 ही है, उसमें कोई भी एक कोण की बात कर रहा हूं, यदि त्रिभुज के सभी कोण 90 से अधिक है, सभी कोण 90 से कम है तो न्यून कोण त्रिभुज होगा। और यदि त्रिभुज में एक भी कोण यदि 90 से अधिक है, एक भी कोण यदि 90 से अधिक है तो अधिक कोण। यदि एक कोण की माप करेक्ट 90 अंश होती है, अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले समकोण, और यदि 180 अंश है किसी त्रिभुज में, एक ही कोण की माप यदि 180 अंश होती है तो वह ऋजु कोण कहलाता है। वह कोण कौन सा कोण कहलाता है? ऋजु कोण कहलाता है। ये हो गए कोणों के आधार पर त्रिभुजों की समझ। अब हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज में भी देखा आपने कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, है ना? आपने देखा कि कितने प्रकार से चतुर्भुज होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है समलम चतुर्भुज। कौन सा पॉइंट है? समलम चतुर्भुज। तो समलम चतुर्भुज क्या होता है? जो समलम चतुर्भुज होता है वह क्या होता है? समलम चतुर्भुज जिसकी एक सम्मुख भुजा का युग्म, जिसकी एक सम्मुख भुजा का युग्म क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। वह क्या कहलाता है? समलम चतुर्भुज कहलाता है। जैसे कि ये हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब आप यहां देखेंगे, अब आप यहां देखेंगे कि ए बी सी डी एक 4 भुजाओं से बनी एक बंधाकृति है। तो ये कौन सा चतुर्भुज हो गया? समलम। समलम चतुर्भुज। अब ये कैसे? आप देखेंगे कि ये जो भुजा है, इस भुजा के क्या है? समांतर है। एक भुजा यानी कि सी डी, ये ए बी के क्या है? समांतर है। यानी कि ये सी डी समांतर है ए बी के, यानी ए बी जो है वह सी डी के क्या है? समांतर है। और इसमें आप देखेंगे ये जो एसी भुजा है और ये बीडी भुजा है, यह क्या है? यह दोनों असमांतर रेखाएं। ये रेखा देखिए इधर जा रही है और ये रेखा इधर जा रही है। यानी कि जब ये रेखा इधर ऐसी सीधी आएगी, इधर जब इस तरह से डेश 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 आगे बढ़ेगी और ये भुजा जब आगे बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं कट करेगी। जी बिल्कुल करेगी। आप देखिए ये भुजा ऐसी सीधी बढ़ेगी और यहाँ कहीं कट कर जाएगी। लेकिन ये जो भुजाएं हैं ये समांतर बिल्कुल सीधी, और ये भी सीधी। यह समांतर रेखा ये वह रेखा होती है जो एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। समांतर रेखा कौन सी रेखा होती है? जो एक दूसरे को कभी कट नहीं करती, वो एक दूसरे के समांतर में दूर तक चली जाती। जैसे आपने देखा होगा ट्रेन की पटरियां। आपने देखा ट्रेन की पटरियां, कभी आपको ऐसा लगता है कि ट्रेन की पटरियां आप जब किसी एक स्थान पर खड़े होकर के देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ट्रेन की पटरियां आगे जाकर के कहीं मिली होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जो ट्रेन की पटरियां होती है जिस तरह से समांतर बिल्कुल सीधी चली जाती है, वैसे ही ये जो दो रेखाएं हैं ट्रेन की पटरी की तरह यह समांतर चली जाएगी। ये क्या है? इसे समांतर रेखा कह सकते हैं। जैसे आपको कहा गया कि ट्रेन की पटरी किस रूप में है, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि ये जो ट्रेन की पटरी है एक समांतर रूप में है। तो यही है एक समलम चतुर्भुज। ये कौन सा चतुर्भुज है? समलम चतुर्भुज। और यही है इसका गुण, सबसे बड़ा गुण, कि इसकी एक जो सम्मुख भुजा का युग्म होता है। जैसे सम्मुख भुजा एक दूसरे के सामने वाली भुजा, ये क्या होती है? समांतर होती है। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये जो भुजाएं हैं ये इस तरफ भी आ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भुजाएं क्या होगी? समांतर होगी। देखिए डायग्राम कुछ इस तरह से भी बन सकता है, यह डायग्राम, और कोई दूसरी तरह से भी बन सकता है। जैसे कि आप देखेंगे ये दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर है इस तरह से, और ये इस तरह से, लेकिन ये जो भुजाएं ये इधर जा रही है, और ये जो भुजाएं है ये किधर जा रही है? ये इधर जा रही है। आप देखेंगे कि अब यहाँ पे ये नाम कुछ अलग हो जाएंगे, ए बी सी डी। तो ये ए बी,
समांतर हो जाएगा सीडी, ये भी समांतर हो जाएगा सीडी की। यानी आप देखिए ये वाली जो रेखा है ये कहाँ जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, लेकिन ये रेखा जो है ये इधर आगे चल के यहाँ पे कहीं ये कट कर जाएगी और ये रेखा क्या होगी, एक दूसरे के समांतर नहीं होगी, और ये रेखा एक दूसरे की क्या होगी, समांतर होगी। पता है जो चतुर्भुज होगा यह कौन सा होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। अब ऐसे ही हम आगे समझते हैं समचतुर्भुज। ऐसे ही आगे ये समलंब चतुर्भुज था, अब ये आगे हम समझेंगे कौन सा, समांतर चतुर्भुज। हम कौन सा चतुर्भुज समझेंगे, समांतर चतुर्भुज। की समांतर चतुर्भुज क्या होता है, देखिए यहाँ है समांतर चतुर्भुज है, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, जिसकी जो सम्मुख रेखाएं होती है, आप देखेंगे यहाँ पर चतुर्भुज बने हुए हैं और ये उनके गुण हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। और ये भी चतुर्भुज है, अभी इनके हम गुण भी बताएंगे आपको। ये एक समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पर ये देखिए ये है समांतर चतुर्भुज। अब और ये है इसके गुण। तो जो समांतर चतुर्भुज होता है वह क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का युग्म क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। आप देखेंगे कि ये ए बी जो है बराबर है CD के। जब समांतर चतुर्भुज में यदि आपको एक माप दी रही तो आप एक दूसरी माप बना सकते। क्यों बना सकते, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके जो सम्मुख भुजा का जो युग्म होता है वह एक दूसरे के बराबर होता है। और आप देखेंगे कि अब ये AC और ये BD ये दोनों अलग है, लेकिन ये AB और ये CD ये क्या है, एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के बराबर है या फिर एक दूसरे के समांतर है। और यहाँ देखेंगे कि आप AC ये भी समांतर है BD के, यानी कि ये वाली भुजा ऐसी सीधी जाएगी बिल्कुल पटरी की तरह, ये भी सीधी जाएगी, ये भी सीधी जाएगी और ये भी सीधी जाएगी। ऐसा ही जो चतुर्भुज होता है वह क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। इसमें एक और गुण होता है, क्या होता है कि इसके जो विकर्ण होते हैं, इसके जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। जब आप इसके विकर्ण डालेंगे, जब आप यहाँ इसके विकर्ण इस तरह से डालेंगे, आप देखेंगे इसके विकर्ण, जब आप यहाँ विकर्ण डालेंगे तो क्या होगा, इस तरह से आप यहाँ विकर्ण डालेंगे तो ये विकर्ण कोई एक बिंदु पर एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, यानी दो भागों में विभाजित करेंगे। यही है समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि जो सम्मुख भुजाएं होती है वह एक दूसरे के बराबर होती है और एक दूसरे के समांतर होती है। जैसे ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी। और जो सम्मुख कोण होते हैं, जैसे कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, सम्मुख कोण यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये है सम्मुख कोण। यानी एक दूसरे के सामने वाले कोण क्या कहलाते हैं, सम्मुख कोण। एक दूसरे के सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा कहलाती है। तो ये था समांतर चतुर्भुज। तो आप देखेंगे समांतर चतुर्भुज के तीन प्रकार है। समांतर चतुर्भुज के तीन प्रकार है, वह कौन कौन से हैं, समचतुर्भुज, आयत और कौन सा है, वर्ग है। समचतुर्भुज, आयत और कौन सा है, वर्ग है। और आपके पास चौथा बच गया और एक कौन सा, पतंगा का। तो आप देखेंगे अब क्या पढ़ेंगे हम, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज आप देख रहे हैं यहाँ, समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या है, एक दूसरे के बराबर है। यानी कि AB जो भुजा है वो बराबर है BC के। AB क्या होगी, यही लिख दे रहा हूं मैं, AB बराबर BC और ये बराबर होगी CD के, और CD भी बराबर होगी AB बराबर ये BC बराबर CD बराबर AD बराबर AD। ये जो चारों भुजाएं होगी वह क्या होगी, एक दूसरे के बराबर होगी। और इसमें क्या होते हैं, इसके जो विकर्ण होते हैं, जब आप इसमें विकर्ण डालेंगे तो ये क्या होता है, परस्पर एक दूसरे पर लंब होते हैं। परस्पर क्या होते हैं, एक दूसरे पर लंब होते हैं। देखो समद्विभाजित करना यानी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि क्या करते हैं, वो एक भुजा को दूसरी भुजा को, एक भुजा दूसरी भुजा को दो भागों में विभाजित कर देती है, दो भागों में विभाजित कर देती है। लेकिन जो लंब होता है वह क्या होता है, एक भुजा जो दूसरी भुजा के ऊपर में आती है और वो एक भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। अतः इनके बीच में जो कोण बनता है, यहाँ पर जो कोण बनेगा वह 90 अंश का कोण होगा। जब यह रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, परस्पर लंब होगी, यानी कि लंबवत होगी, यानी कि उनके बीच में जो कोण बनेगा, इन जैसे कि एक रेखा है इसके ऊपर कोई लंब है तो इस तरफ जो कोण बनता है वह 90 अंश का, इस तरफ जो कोण बनता है वह 90 अंश का बनता है। कितने अंश का बनता है, 90 अंश का बनता है। तो ऐसे ही यह क्या हो गई, एक समांतर चतुर्भुज हो गया।
और क्या होता है, इसके सम्मुख कोण और सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ये जो कोण होंगे यह एक दूसरे के बराबर होंगे। ये जो कोण होंगे क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, सम्मुख कोण। और इसकी जो सम्मुख भुजाएं होंगी ये भुजाएं एक दूसरे के क्या होगी, बराबर होगी। इसकी जो चारों भुजाएं एक दूसरे के क्या होती है, बराबर होती है। अब ऐसे ही समांतर चतुर्भुज तो आपने पढ़ ही लिया। इसके आगे वर्ग। वर्ग क्या होता है, एक ऐसा आयत, आप देखेंगे ये आयत बना है और ये क्या है, वर्ग बना है। एक ऐसा आयत जिसकी भुजाएं बराबर होती है। देखिए आप, ये आयत है और ये क्या है, वर्ग है। ये आयत है और वो वर्ग है। इसमें क्या लिखा गया है कि इसकी क्या होती है, भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है। और इसकी भुजाएं एक दूसरे के बराबर है क्या, ये बिल्कुल नहीं है। तो ये जो आयत है, एक ऐसा आयत जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी कि वर्ग कहलाता है। और इसके चारों कोण बराबर होते हैं। इसके चारों कोण बराबर होते हैं। इसमें जो विकर्ण होते हैं वह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और इस वर्ग में जो गुण होते हैं उसमें समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत, तीनों के गुण इस वर्ग में समाहित होते हैं। यानी इस तीनों के गुणों से बना हुआ एक ऐसा चतुर्भुज है जिसे क्या कहते हैं, हम वर्ग कहते हैं। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं आयत की ओर, क्योंकि ये आयत क्या है, आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है। आयत एक ऐसा समांतर, आपने समांतर चतुर्भुज पढ़ा अभी, उसमें क्या था कि समांतर चतुर्भुज जिसके सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर होते थे। लेकिन ये जो आयत है एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं तो एक दूसरे के बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है, समांतर भी होती है, बराबर भी होती है और एक दूसरे के समांतर भी होती है। लेकिन यहाँ पे जो इसके कोण होते हैं कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। आयत के सभी कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। और इसमें पूरे के पूरे समांतर चतुर्भुज के गुण होते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसकी सम्मुख भुजाओं के युग्म एक दूसरे के बराबर होते हैं और एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। ऐसे ही क्या कहलाता है, ये आयत कहलाता है। अब क्या बच गया आपके पास, पतंगाकार चतुर्भुज। पतंगाकार चतुर्भुज मतलब आपने पतंग देखी होगी। पतंग कैसी होती है, पतंगाकार चतुर्भुज यानी इसमें क्या होता है, इसकी जो आसन्न भुजाओं का युग्म होता है, इसकी आसन्न भुजाओं का समांतर युग्म, यानी जो नीचे वाली भुजाएं हैं आसन्न भुजा कहलाती है। और इसके जो समांतर में जो दूसरी भुजा होती है, जैसे कि AC, इसके समांतर में AP, और CD, इसके समांतर में ABC, ये क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। और इसके जो सम्मुख कोण होते हैं वह क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। जो सम्मुख कोण होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। और इनके जो विकर्ण होते हैं, ये जो ऐसे विकर्ण डालेंगे आप यहाँ, विकर्ण एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। ये जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे पर क्या होंगे, लंब होंगे। जब आप ऐसे पतंगाकार चतुर्भुज में जब ऐसे लंब डालेंगे तो ये क्या होंगे, एक दूसरे पर लंब हो जाएंगे। जब ऐसे विकर्ण डालेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे पर लंब। जैसे कि अभी आपको लंब समझाया था, ये इस तरह से, और ये एक रेखा को क्या करेगा, दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। ये क्या होता है, लंब होता है। तो इस तरह से इसमें क्या होते हैं, लंब होते हैं। और जो सम्मुख भुजाएं होती है वह क्या होती है, बराबर होती है। और ऐसा चतुर्भुज जिसकी आसन्न भुजाओं का युग्म बराबर हो वह क्या कहलाता है, पतंगाकार चतुर्भुज कहलाता है। तो ये थे कुछ चतुर्भुज के नियम, ये थे कुछ चतुर्भुज के नियम आपने अभी देखा और समझा। त्रिभुज समझा, चतुर्भुज समझा, और आपने इसके पहले देखा भी फ्लो चार्ट में कि कितने प्रकार के चतुर्भुज हो सकते हैं, कितने प्रकार के बहुभुज हो सकते हैं। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे इस बुक में प्रश्नावली की ओर, कि आगे अब हमें प्रश्नावली में ये सारे के सारे नियम, सारे के सारे गुण हमें कहाँ काम योग आएंगे और इन चीजों को हम किस तरह से आगे इनके ऊपर क्वेश्चंस हल करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली अध्याय 3 से। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली 3.1। अभी आपने इसके पहले प्रश्नावली के बारे में, पूरे पाठ के बारे में समझा कि चतुर्भुजों को समझना, किस प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। त्रिभुजों को देखा, पंचभुज को देखा, षड्भुज को देखा, और ये ऐसे अनंत तक जा सकते हैं। इस प्रकार से आपने सभी प्रकार के चतुर्भुजों को देखा, पहचाना और उनके बारे में जानकारी ली। अब आगे हम प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि अब प्रश्नावली में हमें कहां तक और किस किस प्रकार के चतुर्भुजों का उपयोग करना है। आइए हम उससे पहले प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ सूत्रों से परिचित करा दूं। तो ये जो सूत्र है यह है अंत कोणों का योग। जैसे कि आपको कोई एक बहुभुज दिया है,
जैसे कोई एक आपको बहुभुज दिया है, मान लो जिसकी कितनी भुजाएं हैं, 5 भुजाएं हैं या 6 भुजाएं हैं या 7 है या 8 भुजाएं हैं। आपको 8 भुजाओं वाला बहुभुज दिया हुआ है। आप जानते हैं कि 3 भुजाओं वाले का जो अंतःकोणों का योग होता है, यानी कि त्रिभुज का 180 अंश, और 4 भुजाओं वाले चतुर्भुज का कितना होता है, 360 अंश। लेकिन यदि इसके ऊपर की भुजाएं, जैसे इसकी 3 भुजा तो 180 अंश, 4 भुजा है तो 360 अंश, और यदि 5 भुजा आ गई तो कितना होगा, 6 भुजा आ गई तो कितना होगा, इनके अंत कोणों का योग, इनके कोणों का योग कितना होगा, यदि 8 भुजा आ गई तो इनके कोणों का योग कितना होगा। तो आप यहां से आसानी से निकाल सकते हैं कि इनके कोणों का योग कितना होगा। आपको n की जगह आपको भुजाओं की संख्या दी रहेगी, जैसे कि आपको 6 भुजाएं, 7 भुजाएं, 8 भुजाएं, जहां n है वहां पर आपको भुजाओं की संख्या रखना है। जैसे कि यदि हमको 5 भुजाओं वाले पंचभुज के कोणों का योग निकालना है तो आप यहाँ पे 5 रख देंगे, 5 ऋण 2 गुणित 180, ये आपका सूत्र हो गया। n की जगह आपने भुजा की संख्या रख दी 5। अब इसमें से घटा लीजिए 3 गुणित 180, 18 तिया 54 यानी 540। तो 5 भुजाओं वाले पंचभुज के कोणों का योग कितना होता है, 540। ऐसे ही आप 6 भुजा, 7 भुजा, 8 भुजा यहाँ पर रख करके निकाल सकते हैं। अब वैसे ही अब हम जानते हैं कि जैसे कि कभी विकर्ण पूछ लिया आपको कि विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, विकर्ण कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं होती है उसके विकर्णों की संख्या 0 होती है। यदि आपको ये पता नहीं है तो आप इस सूत्र में रख लीजिए n, यानी यहाँ पे भी भुजाओं की संख्या रखना है। कितनी भुजा है, 3 भुजा, त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो 3 ऋण 3 बटे 2, तो ये 3 ऋण 3 हो गया, 0 बटे 2 बराबर 0, यानी कि त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। ऐसे ही चतुर्भुज में निकाल लो आप। यदि हम चतुर्भुज में निकाल ले 4 भुजाएं, कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं। अब यहाँ पे हमको विकर्णों की संख्या निकालना है। यहाँ 180 अंश का इंटू है, n-3/2 इंटू 180 अंश, इस तरह से है। अब यहाँ पे हमको कितनी भुजाएं निकालना है, यहाँ पर हमको विकर्ण ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, आपने देखा कि त्रिभुज के कितने विकर्ण होते हैं, त्रिभुज में 0 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं, 0 विकर्ण होते हैं। n इंटू n-3/2, ये है हमारे विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। तो जहां पे जो n है ये क्या है, भुजा की संख्या, क्या है, भुजा की संख्या, ये क्या है, भुजा की संख्या है। तो अब यदि हमको यहाँ पे भुजा विकर्ण की संख्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, विकर्ण ज्ञात करना है, तो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, कैसे निकालेंगे। आपको पता है त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, ये ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे यदि n की जगह त्रिभुज की 3 भुजाएं रख दी 3, और ये n की जगह 3 ऋण 3, तो ये हो गया 0, इसके बटे में 2, तो ये 3 ऋण 3 हो गया 0, 0 में 3 का गुणा करेंगे, 2 का भाग देंगे तो कितना होगा, 0 होगा। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। आगे आप चतुर्भुज में देखते हैं, जैसे 4 भुजाएं हैं तो इसके कितने विकर्ण होंगे, 4 ऋण 3, इस तरह से। तो 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1/2, तो 4 का 4/2, 2 दूनी 4। तो आपने देखा किसी भी प्रकार के जैसे चतुर्भुज होते हैं उनमें 2 ही विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं, इस तरह से 2 विकर्ण होते हैं। तो ये सूत्र है। आप इसके आगे पंचभुज, षटभुज, जितनी आपके पास भुजाएं रहेगी आप उतने चतुर्भुजों के, उतने भुजाओं वालों के विकर्ण और उतनी ही भुजा वालों के अंतःकोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो अब ऐसे ही स्टूडेंट हम आगे बढ़ेंगे प्रश्नावली की ओर। हमें ये 2 सूत्र प्रश्नावली में बहुत काम में आने वाले हैं। आगे इनके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ आपको कुछ आकृतियां दी हुई है, यहाँ आपको कुछ आकृति दी हुई है, उन्हें नीचे दिए गए कुछ पॉइंट है, आपको 5 पॉइंट दिए हुए हैं, उसके आधार पर उन्हें बांटना है। तो इसमें भी आपको एक चीज समझना है कि उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज। ये उत्तल चतुर्भुज क्या होता है, अवतल चतुर्भुज क्या होता है। अवतल चतुर्भुज में आप एक बात ध्यान रखेंगे, हमेशा अंदर की ओर कोण बनते हैं।
अवतल चतुर्भुज में हमेशा अंदर की ओर कोण बनने होते हैं और ऊपर का भाग क्या होता है, उभरा होता है। जैसे कि आप देखे होंगे समलंब चतुर्भुज यदि हम यहाँ बना दे इस तरह से, तो ये क्या हो गया, एक उत्तल चतुर्भुज हो गया। इसमें देखेंगे आपके सारे के सारे कोण कहाँ बने हुए हैं, अंदर की ओर, और ऊपर का भाग क्या हल्का सा उभरा हुआ है। आपको उभरा भाग दिख रहा है। वैसे ही अगर अवतल चतुर्भुज की बात की जाए, वैसे ही अवतल चतुर्भुज की बात की जाए तो अवतल चतुर्भुज में आप देखेंगे कि ये इस तरह से कोण बनते हैं, जैसे कि आपको ऊपर डायग्राम भी दिया हुआ है इस तरह से। यानी कि इसमें अंदर तो कोण होते ही है, अंदर कोण होते ही है, साथों साथ इधर देखेंगे आपके बाहर की ओर भी कोण होते हैं। क्या होते हैं, इस तरह से बाहर की ओर भी कोण बने होते हैं। यही कहलाता है अवतल और यही कहलाता है उत्तल। इस तरह से होते हैं अवतल चतुर्भुज और इस तरह से होते हैं उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज में आपको सारे के सारे कोण अंदर ही मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, अंदर ही मिलेंगे। लेकिन जो अवतल चतुर्भुज होगा उसमें आपको कोण बाहर की ओर भी मिलेंगे, जिसे आप बाह्य कोण भी कह सकते हैं। यानी आप इस तरह से भी परिभाषा लिख सकते हैं कि उत्तल चतुर्भुज में बाह्य कोण होता है और अवतल चतुर्भुज में बाह्य कोण नहीं होता है। इस तरह से भी आप परिभाषा लिख सकते हैं। तो अब आइए प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन हल करते हैं। आपको क्या दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में और करना क्या है, आपको कुछ आकृतियां दी हुई है, उसे निम्नलिखित आधार पर इस रूप में उसे बांटना है। आपको बताना है कि साधारण वक्र क्या है, साधारण बंद वक्र क्या है, बहुभुज क्या है, उत्तल चतुर्भुज क्या है और अवतल चतुर्भुज कौन कौन से हैं। ये आकृतियां दी हुई है आपको 8, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, आपकी बुक में भी बनी हुई है आकृतियां। यदि आपको इनके उत्तर लिखना है तो आकृति के साथ भी लिख सकते हैं या फिर उनके क्रमांक के आधार पर भी आप आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको पहला पॉइंट दिया हुआ है साधारण वक्र। क्या है पहला पॉइंट, साधारण वक्र। तो इसमें बताना है कि साधारण वक्र क्या है, जो आप साधारण यानी आप आसानी से उसे बना सके। क्या कर सके, आप आसानी से उसे बना सके। ऐसे जो वक्र है आप देखेंगे, आप इसे आसानी से बना सकते, इसे आसानी से बना सकते, इसे बना सकते, इसे बना सकते और इसे बना सकते। लेकिन यदि आप इस तरह के वक्र को बनाएंगे तो आपको इसके अंदर जो एक वृत्त बनेगा, वैसे ही सेम वृत्त उतनी ही दूरी का आपको बाहर बनाना पड़ेगा। यानी कि ये साधारण नहीं है, इसमें आपको माप की आवश्यकता है। इसमें भी आपको बहुभुजों को समान रूप से बनाना होगा, जैसे आप बुक में देख पा रहे होंगे। ऐसे ही एक आपको डंबल रूप में दिया हुआ है और एक आपको अर्धवृत्त के रूप में एक और आकृति दी हुई है। इसमें भी आपको स्केल पेंसिल प्रकार की सहायता से ही आप इस तरह का चाप काटेंगे और बना सकते हैं। तो जो हमारे साधारण वक्र है वह कौन कौन से होंगे, 1 2 5 6 7, 1 2 5 6 7। आप इस तरह के जो वक्र है इन्हें आप साधारणतः से बना सकते हैं और यही हमारे बंद वक्र होंगे। बंद वक्र यानी आपने इससे पहले भी देखा है कि ऐसे वक्र जो चारों ओर से कैसे हो, बंद हो, चारों ओर से कैसे हो, बंद हो, उसे क्या कहते हैं, हम बंद वक्र कहते हैं। तो देखेंगे आप, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है। लेकिन आप देखेंगे ये यहाँ खुला है, ये यहाँ खुला है, ये यहाँ पे खुला हुआ है। यानी ये चारों तरफ से बंद नहीं है। इनकी जो बॉर्डर है आसपास की वह एक नहीं है, दूसरी बॉर्डर है। और यही है साधारण बंद वक्र और साधारण वक्र। अब हम देखेंगे बहुभुज। तो बहुभुज किसे कहते हैं आप, बहुभुज ऐसी आकृतियां जिसमें 4 या 4 से अधिक भुजाएं हो। क्या हो, 4 या 4 से अधिक भुजाएं हो। तो आप देखिए बहुभुज आपको दिखेंगे यहाँ, जिसमें 4 या 4 से अधिक भुजाएं, यहाँ 5 भुजाएं, इसमें 4 है, इसमें 5-6 भुजाएं हैं और इसमें 2 ही है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 1 ही भुजा है। तो हमारे जो बहुभुज होंगे वो 1 2 3 होंगे, यानी कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 4, ये क्या होंगे, हमारे बहुभुज होंगे। ऐसे ही अब उत्तल चतुर्भुज, अभी आपने देखा उत्तल चतुर्भुज क्या होते हैं, जिसके अंदर की ओर कोण बने होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, सारे के सारे कोण इस तरह से अंदर की ओर बने हुए हैं और ऊपर का भाग क्या हल्का सा उभरा हुआ है। ये क्या होगा, हमारा उत्तल चतुर्भुज। और आप बाकी जगह देखिए, यहाँ भी बाहर है, यहाँ भी बाहर कोण है, यहाँ कोई कोण ही नहीं है, इसमें भी कोई कोण नहीं है, इसमें भी कोई कोण नहीं है और इसमें भी जो कोण बना है वो कहाँ बना है, बाहर की ओर बना है। अतः उत्तल चतुर्भुज जो होगा वो कौन सा होगा, हमारा नंबर 2। एक ही आकृति होगी जो कौन सी कहलाएगी, उत्तल चतुर्भुज की कहलाएगी। अब ऐसे ही हम आगे अवतल चतुर्भुज की ओर देखेंगे। तो अवतल चतुर्भुज आप देखेंगे, अवतल चतुर्भुज में क्या कहा गया था कि जो कोण है वो बाहर की ओर भी बनते हैं। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर आपको बाहर की ओर यानी बाह्य कोण भी नजर आ रहा होगा, देखेंगे इस तरह से,
यहाँ पे कोण नजर आ रहा है, यहाँ कोण नजर आ रहा है। तो इस तरह के जो चतुर्भुज होंगे उसे आप क्या कह सकते हैं, अवतल चतुर्भुज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अवतल चतुर्भुज कह सकते हैं। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको निम्नलिखित आधार पर कुछ आकृतियों को बांटना था। तो आपने इन आकृतियों को उन्हीं के आधार पर विभाजित किया। अब ऐसे ही हम आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहा गया है कि निम्नलिखित के प्रत्येक में कितने विकर्ण होते हैं वो बताना है। आपको कुछ नाम दिए हुए हैं, आपको कुछ नाम दिए हुए हैं, आपको वहां से उनके कितने विकर्ण है यह बताना है। और अभी आपने प्रश्नावली स्टार्ट करने के पहले जस्ट आपने देखा है कि विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है और अंतःकोण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको बताना है कि एक उत्तल चतुर्भुज में क्या होते हैं, एक षट्भुज में और एक त्रिभुज में। एक उत्तल चतुर्भुज है पहला, उत्तल चतुर्भुज, एक षट्भुज है और एक क्या है, त्रिभुज। तो आपने देखा है कि उत्तल चतुर्भुज क्या कहा गया है आपको, चतुर्भुज। अब वह उत्तल चतुर्भुज कहा गया है। अब यदि अवतल चतुर्भुज कहता तो आपको पता है अवतल चतुर्भुज में बाह्य कोण बनता है, यानी कि उसमें 4 से अधिक क्या होगी, भुजाएं होगी। लेकिन उत्तल चतुर्भुज जिसमें सारे कोण कैसे बनते हैं, अंदर की ओर बनते हैं। और क्या है, यह एक चतुर्भुज है, यानी कि इसकी भुजाएं कितनी होगी, 4 होगी। षट्भुज यानी इसकी भुजाएं 6 और त्रिभुज यानी इसकी भुजाएं 3। और हमको ज्ञात करना है क्या, विकर्ण। तो आप इस सूत्र में इनका मान रखेंगे, n की जगह रखेंगे भुजाओं की संख्या। तो हमारे पास भुजाओं की संख्या है 4, फिर 4 ऋण 3/2। और आप जानते हैं 4 ऋण 3 कितना होता है, सबसे पहले कोष्टक हल करेंगे तो 1, यानी कि 4 गुणित 1/2, 2 दूनी 4। तो इसमें जो विकर्णों की संख्या होगी वह कितनी होगी, 2 होगी। इसके जो विकर्णों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। और ऐसे ही हम षट्भुज का निकालेंगे तो ये 6 ऋण 3/2। तो 6 में से 3 गए तो 3 बचेगा और 6 3 18/2। तो ये 18/2 बराबर 9, 9 दूनी 18। इसके जो विकर्ण की संख्या होगी कितनी होगी, 9 होगी। और ऐसे ही त्रिभुज का निकालेंगे तो 3 ऋण 3/2 बराबर आप देखेंगे 3 गुणित 3 ऋण 3 0/2। तो 3 शून्य 0/2। तो 0 से 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 होगा। अतः त्रिभुज में विकर्ण की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है उसमें विकर्णों की संख्या, यानी उसमें विकर्ण होते ही नहीं है, त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक प्रश्न दिया गया है, आपको उसका हल बताना है। आपको कहा गया है कि एक उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है। एक उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है। यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होगा। एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल ना हो और प्रयास कीजिए। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में कि एक उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या होता है। एक उत्तल चतुर्भुज है, उत्तल चतुर्भुज अभी आपने देखा किस तरह से होते हैं उत्तल चतुर्भुज। तो एक हम उत्तल चतुर्भुज बनाएंगे, उत्तल चतुर्भुज। तो ये जो उत्तल चतुर्भुज है आप बनाइए, आप किसी भी प्रकार का उत्तल चतुर्भुज बना सकते हैं, जैसे कि ये। तो यदि हम ये एक उत्तल चतुर्भुज बनाते हैं तो इसमें आप देखेंगे कितनी भुजाएं, 1 2 3 4। कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं। और हमको कोणों के योग बताना है, कोणों का योग। तो जो जिसकी 4 भुजाएं होती है उसके कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। यदि आपको यकीन नहीं है तो इस सूत्र में आप मान रख सकते हैं। तो आप इस सूत्र में मान रखेंगे तो देखिए n यानी भुजाओं की संख्या 4 ऋण 2 गुणित 180
और यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2 गुणित 180 और 18 दूनी 36 यानी कि 360, यानी कि 4 भुजाओं का कितना होता है योगफल 360 होता है। 4 भुजाओं वाले चतुर्भुज के कोणों का योगफल कितना होता है 360 अंश होता है। तो अब ऐसे ही आपको ये बताना है कि यदि यह चतुर्भुज उत्तल नहीं है तो क्या यह काम में आएगा। यदि मान लो चतुर्भुज उत्तल चतुर्भुज नहीं है और यदि उसकी भुजाएं 4 है तो कोणों का योगफल 360 होगा, और यदि भुजाएं 4 नहीं है तो इसके कोणों का योगफल 360 नहीं होगा। तो आप यह लिख सकते हैं कि आंसर में उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल 360 अंश होता है। और यदि उत्तल चतुर्भुज ना होने पर यदि भुजाओं की संख्या 4 है तो कोणों का योगफल 360 होगा, और यदि भुजाओं की संख्या 4 नहीं है तो कोणों का योगफल 360 नहीं होगा। आप इसका यह आंसर लिख सकते हैं। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 4 में एक तालिका दी हुई है। आपको क्वेश्चन नंबर 4 में एक तालिका दी हुई है। आपको उस तालिका के आधार पर आपको नीचे कुछ 4 क्वेश्चंस भी दी हुई हैं। उन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, हल करना है। तो आप तालिका को ध्यान से देखिए। आपको तालिका को ध्यान से देखने के बाद में कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। उसमें आपको कोणों का योगफल ज्ञात करने के लिए बताया गया है। क्या बताया गया है, कोणों का योगफल ज्ञात करने बताया गया है, और आपको 6 भुजाओं तक का कोणों का योगफल वहां पे ज्ञात किया हुआ है। आपको उसके आगे का ज्ञात करना है, यानी कि आपको जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वह है 60, 8, 10 और n। जो पहला क्वेश्चन है इसमें 7 भुजा दी हुई है, दूसरे वाले में 8 भुजा दी हुई है, तीसरे वाले में 10 भुजा दी हुई है, चौथे वाले में n भुजाएं दी हुई है। क्या दी हुई है, n भुजाएं दी हुई है। और आप तालिका में सबसे नीचे वाला कॉलम देखेंगे जो कि कोणों का योगफल लिखा है, उसमें आपने देखा है कि आप वहां पे आपको कैलकुलेशन दिया हुआ है, आप उसको भी हल कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि 7 भुजाओं वाले भुजा का योगफल क्या होगा। 7 भुजाओं वाले चतुर्भुज बहुभुज का जो है अंतः कोणों का योगफल क्या होगा। तो हमको अंतः कोणों का योगफल ज्ञात करने का हमारे पास फॉर्मूला है। हम इस फॉर्मूले से अंतः कोणों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि n की जगह क्या रखेंगे 7 ऋण 2 गुणित 180, और 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5 गुणित 180। और जब 5 का गुणा करेंगे इसमें तो 5 शून्य 0 5 8 40 की शून्य हासिल का है 4 5 का 5 और 4 9, यानी कितना होगा 900 अंश। कितना होगा 900 अंश। कितना होगा 7 भुजाओं वाले बहुभुज का योगफल 900 अंश। ऐसे 8 भुजाओं का ज्ञात करते हैं। 8 ऋण 2 गुणित 180 बराबर 8 में से 2 गया तो 6 गुणित 180। तो ये कितना हो जाएगा 6 शून्य 0 8 छक 48 की 8 हासिल का आया 4 6 का 6 और 4 10, यानी कि 1080। कितना हो जाएगा 1080 अंश। कितना हो जाएगा 8 भुजा वाले कोणों का योगफल 1080 अंश हो जाएगा। अब ऐसे 10 भुजाओं का निकालते हैं तो 10 ऋण 2 गुणित 180 बराबर 10 में से 2 गए तो 8 गुणित 180 बराबर कितना हो जाएगा 8 शून्य 0 8 8 64 8 का 8 और 6 14, यानी कि 1440। कितना हो जाएगा 1440 हो जाएगा। अब ऐसे ही n भुजाओं का योगफल निकालना है। तो n भुजाओं का योगफल निकालने के लिए n भुजाओं का योगफल क्या होगा n - 2 इंटू 180 अंश। n भुजाएं हैं, भुजाओं की जगह हम n का मान रखेंगे, और जब n का मान रखेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला है यही है n भुजाओं के योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो आप इस तरह से n भुजाओं का फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। ऐसे 10 का 8 का 7 का भी आपने देखा। अब ऐसे ही आप इसकी जो ऊपर की तालिका है उसे आप हल कर सकते हैं। आपको बना करके दे दिया गया है, आपको बस उसमें बताना है। जैसे त्रिभुज के कोणों का योगफल 180 अंश, चतुर्भुज में आपको 4 में से 2 घटा के 180 से गुणा करना है, पंचभुज में आपको 5 में से 2 घटा करके 180 से गुणा करना है, और 6 षडभुज में भी आपको 6 में से 2 घटा करके 180 से गुणा करना है। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ भुजाओं की माप दी हुई है। आपको उसमें बताना है कि सम बहुभुज क्या है।
क्वेश्चन नंबर 5 में आपको भुजाओं की माप दी हुई है। भुजाओं की माप क्या है? 3 भुजाएं, 4 भुजाएं और 6 भुजाएं। भुजाओं की माप कितनी है? 3 भुजाएं, दूसरी है 4 भुजाएं और तीसरी है 6 भुजाएं। आपको इसमें बताना है कि समबाहुभुज क्या है, यानी कि समबाहुभुज क्या होते हैं। सम यानी क्या होता है? यानी कि चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? चारों भुजाएं एक दूसरे की क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। या तीनों भुजाएं, आपको जितनी भुजाएं दी हुई है वो पूरी की पूरी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। तब आप इसे क्या नाम से बुलाएंगे? जैसे कि 3 भुजाओं वाला है तो आप इसे कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, क्योंकि 3 भुजाएं हैं तो आप त्रिभुज कहेंगे। और समबाहु त्रिभुज में आपने पढ़ा है कि तीनों भुजाएं क्या होती है? एक दूसरे के बराबर होती है। अब ऐसे ही 4 भुजाएं, 4 भुजाओं में आपने देखा होगा वर्ग। वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं क्या होती है? एक दूसरे के बराबर होती है। उनके विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। उनके चारों कोणों का योग क्या होता है? एक दूसरे के बराबर होता है। यही है सम चतुर्भुज। ऐसे ही 6 में सम षटभुज। क्या कहेंगे इसे आप? सम षटभुज। इसकी 6 भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है और पूरे के पूरे 6 कोणों का योग भी एक दूसरे के बराबर होता है ना। जो 6 कोण होते हैं वह भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर कि आप जो भुजाओं के आधार पर किसी भी आकृति को समचतुर्भुज में क्या नाम से बुलाएंगे। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कहा जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक आकृति दी हुई है और उसमें एक कोण का माप नहीं दिया गया है। क्या है? तो उसमें एक कोण का माप दिया हुआ नहीं है। आपको वह कोण का माप क्या करना है? ज्ञात करना है। आपको वह कोण का माप क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आप किस तरह से ज्ञात करेंगे? जैसे कि आपको ये आकृति दी हुई है इस तरह से, इस रूप में आपको एक आकृति दी हुई है। तो इस आकृति में आपको 3 कोणों के माप दी हुई है। एक है 50 अंश, 180, 130 अंश और 120 अंश। 50, 130, 120, 50, 130, 120 और ये जो दिया हुआ है आपको ज्ञात करना है। यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि x का मान ज्ञात करना है। काय का मान ज्ञात करना है? x कोण का मान ज्ञात करना है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। और आपको पता है कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। और आप जानते हैं यहाँ पर आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? x की वैल्यू ज्ञात करनी है। और यहाँ पर आप जानते हैं कि 4 भुजाओं का योगफल कितना होता है? अंत कोणों का योगफल 360 अंश। और आपके पास जो चतुर्भुज दिया हुआ है ये a, b, c और ये कौन सा है? d। तो आप देखेंगे कि इन चारों कोणों का योगफल कितना होगा? 360 अंश। यानी कि कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c प्लस कोण d बराबर कितना होगा? 360 अंश होगा। और आपको यहाँ पर a, b और c का मान दिया हुआ है। कितना है? 50 अंश प्लस 130 अंश प्लस 120 अंश और d का मान नहीं दिया हुआ है। यानी कि कितना है? x। और इसी का मान हमको ज्ञात करना है। तो जब हमको इसी का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर आप बाकी के तीनों कोणों को जोड़ दीजिए और इससे घटा दीजिए। तो 130 अंश, 120 अंश, आपका हो गया 150 अंश। कितना हो गया? 150 अंश। और ये 50 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 अंश। ये 250 और ये 300, ये कितना हो गया? 300 अंश प्लस x बराबर 360 बराबर कितना हो गया? 360। तो अब आप देखेंगे धनात्मक संख्या है, हमको x का मान ज्ञात करना है। आपने इसके पहले वाली यूनिट में इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं। तो अब आप क्या करेंगे? इसका पक्षांतर करेंगे। तो x बराबर 360 ऋण कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो अब x बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 360 ऋण 300 बराबर यहाँ कितना बचेगा? 60 बचेगा। यानी x का मान कितना है आपके पास? 60 अंश। यानी कि कोण d बराबर कितना होगा? 60 अंश होगा। कोण d बराबर आप यहाँ लिख सकते कितना होगा? 60 अंश होगा। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे इसी का सेकंड क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन इस तरह की आपको आकृति दी है। अभी आपने देखा कि पहले क्वेश्चन में किस तरह से x का मान निकाला, और आप जानते हैं कि किसी भी एक सरल रेखा पर जो कोण बनता है बीच में वो कितने अंश का होता है। यदि एक 90 अंश का है तो दूसरा 90 अंश का, यानी कि एक सरल रेखा पर टोटल 180 अंश का कोण बनता है। ये आपने इसके पहले अभी आपने जब चतुर्भुजों को समझ रहा था, जहाँ त्रिभुज में आपने देखा था कि ये जो सीधी रेखा पर जो कोण बनता है कितने अंश का बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। तो आइए देखते हैं, यदि आपको सीधी रेखा पर एक रेखा पर इस तरह से कोण दिया हुआ है 30 अंश का है, तो ये कितने अंश का होगा दूसरा कोण। आपको 180 से 30 को माइनस करना होगा और ये जो कोण बनेगा 150 अंश का बनेगा। यानी कि एक सरल रेखा पर कुल कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। आप चंद्रमा में भी देख सकते हैं कि आपको चंद्रमा में जो सबसे नीचे वाली जो एक लाइन होती है उस लाइन में कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। तो आप अब इसका सेकंड क्वेश्चन, आपको यहाँ पर ए बी सी डी यानी कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं। तो 4 भुजाओं वाले चतुर्भुज के कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश। कितना होता है, 360 अंश। और आप देखेंगे कि कोण ये जो C है, तो कोण C कितना होगा, एक तरफ कितना है 90 अंश। एक सरल रेखा है, ये सरल रेखा, इसमें यदि यहाँ 90 अंश का कोण बना हुआ है, आपको समकोण इस तरह का कहीं कोण आपको नजर आते हैं, कौन सा कोण होता है, समकोण होता है। यानी कि कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का। समकोण कोण 90 अंश का होता है। और जब ये 90 अंश का है तो जो अंदर का कोण होगा यह भी कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। और 90 और 90 कितना हो जाएगा, ये 180 अंश। कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो जो अंदर का कोण बनेगा वह कितने अंश का बनेगा, ये 90 अंश का बनेगा। कितने अंश का, 90 अंश का। अतः आप देखेंगे कि कोण A बराबर कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, यानी कि 4 कोण दिए हुए हैं, 1 2 3 4। तो चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 अंश होगा। कितना होगा, 360 अंश होगा। और जिसमें कोण A का मान कितना दिया हुआ है हमको, x, कोण B बराबर 70, कोण C बराबर अभी हमने निकाला 90 अंश, और कोण D बराबर दिया हुआ है 60 अंश। अब हम इन चारों कोणों को जोड़ेंगे तो इनका योगफल कितना होना चाहिए, 360 अंश होना चाहिए। तब आप इनको जोड़ लीजिए, 9 और 6 15, 9 और 6 15, 15 और 7 22, यानी कि कितना हो गया, 220। तो ए कितना हो गया, x प्लस 220 बराबर 360 अंश। अब x इजिकल टू 360 माइनस 220। अब 0 में से 0 गए 0, 6 में से 2 गया 4, और 3 में से 2 गया 1, यानी कि x का मान कितना है, 140 अंश। और x का मान 40 अंश आया, यानी कोण A बराबर 140 अंश। तो यहाँ कितना लिखेंगे आप, 140 अंश। अब इन पूरों को जोड़िए आप, ये कितना हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 3। इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक आकृति दी हुई है। उस आकृति में भी कुछ कोणों के माप दिए हुए हैं और कुछ कोणों के माप हमें ज्ञात करना है। ये जो आकृति है कुछ इस तरह से आपको एक आकृति दी हुई है। एक सरल रेखा है, उसके ऊपर कुछ कोण बने हुए हैं, ये इस तरह से, ये इस तरह से, और इसके ऊपर फिर एक भुजा गई है ये, और ये इस तरह से आई हुई। तो ये जो भुजा है आप यहाँ नाम दे सकते हैं इसका A, B, C, ये D और ये E। और आपको जो कोणों की माप दी हुई है वो कौन सी, कोण A की माप दी हुई है 30 अंश। कोण A की माप दी हुई है 30 अंश। और कहा गया है कि ये कोण और ये कोण क्या है, एक दूसरे के बराबर है, यानी इनका मान कितना है, x है। और आपको फिर बाएं कोण की माप दी हुई 70 और एक की दी हुई 60। इधर दी हुई है 70 और इधर दी हुई है 60। तो आपको ज्ञात है कि जो सरल रेखा होती है उस सरल रेखा पर कितने अंश का कोण होता है, 180 अंश का। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो एक सरल रेखा पर कितने अंश का कोण होता है, 180 अंश का कोण होता है। यानी कि आपको ये 70 अंश दिया हुआ है तो इसके अंदर का ये वाला जो कोण होगा यह कितने अंश का होगा, और ये 60 अंश दिया है तो इसके अंदर का जो कोण होगा कितने अंश का होगा। आप 180 से 70 को माइनस कीजिए, 180 से 60 को माइनस कीजिए, तो 180 में से 70 जाएंगे तो कितना बचेगा, 110।
कितना बचेगा 110, यानी कि कोण डी बराबर 110 और 110 में 70 जोड़ेंगे तो 180 और इस बिंदु पर भी 180 अंश का कोण बनेगा। तो आपको 180 में से 60 माइनस करना होगा, ये 1 और 8 में से 6 गए तो 2, यानी कि 120 अंश। कितना हो गया 120 अंश हो गया, यानी कि आपको कोण ई का अंतःकोण और कोण डी का अंतःकोण इस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब ऐसे ही हमको बच गई अब दो कोण, कितने बच गए 2 कोण, और ये दोनों कोण क्या है एक दूसरे के क्या है बराबर है, ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर है। और ये जो त्रिभुज है यहाँ पर आप देखेंगे कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 और ये 5 भुजाएं। कितनी भुजाएं हैं 5 भुजाएं। अब हमको ज्ञात करना है इन भुजाओं का योगफल, यानी कि 5 - 2 × 180, ये है हमारे भुजाओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र। 5 यानी कि n - 2, यानी कि n की जगह भुजाओं की संख्या रखेंगे हम, कितनी रखेंगे 5 - 2 × 180, यानी कि आपको दिया हुआ है n - 2 × 180, तभी हो गया 3 × 180 और 18 तिया 54 यानी कि 540। तो 5 भुजाओं का योगफल कितना हो गया हमारे पास 540 हो गया। 5 भुजाओं का योगफल कितना हो गया 540 हो गया। तो अब आप ज्ञात कर सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई बराबर 540 अंश। कितना होता है 540 अंश होता है। अब आप कोण ABCDE के मान रखिए, ए बराबर 30 अंश प्लस कोण बी बराबर x प्लस कोण सी बराबर VX प्लस कोण डी बराबर 110 और कोण ई बराबर 120 बराबर 540 बराबर कितना होता है 540 होता है। अब आप जोड़ेंगे 110 120 बराबर 230, कितना हो गया 230 प्लस 30 प्लस x यानी कि 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा बराबर 540 बराबर 540, यानी कि ये 260 हो गया प्लस 2x बराबर 540 और 2x बराबर 540 ऋण 260, तो 2x बराबर हो गया 4 में से 6 नहीं जाता तो ये 14 में से 6 गए तो 8, यहाँ बचा 4 में से 2 गए तो 2 और 0 में से 0 गए तो 0, यानी कि 280। कितना हो गया 280 हो गया। और ये कितने का मान आया 2x का मान आया, कितने का मान आया 2x का मान आया। और जब ये 2x का मान है हमको x का मान ज्ञात करना है, गुणा वाली संख्या का पक्षांतर कहाँ होगा भाग में होगा, और ये जब भाग में जाएगी तो 2 का 2 2 चौके 8 और 2 9 0, यानी x का मान 140, यानी ये कितने अंश के होंगे दोनों कोण 140 अंश के होंगे। कितने अंश के होंगे 140 अंश के होंगे। अब ऐसे ही हमको एक और इसी में क्वेश्चन नंबर 6 में और एक आकृति दी हुई है, हम उसे हल करेंगे। तो जो एक आकृति दी हुई है वह भी पंचभुज के रूप में है, चौथी आकृति पंचभुज के रूप में, यानी उसकी जो 5 भुजाएं है वह क्या है एक दूसरे के बराबर है। ये क्या है एक दूसरे के बराबर है। इस तरह से आपको एक आकृति दी हुई है, इस तरह से आपको एक आकृति दी हुई है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें जो भुजाएं है यह क्या है एक दूसरे के बराबर है। ये क्या है एक दूसरे के बराबर है। अतः आपको ज्ञात करना है इन कोणों के आपको मान दिए हुए हैं x x x और ये भी x, यानी कि a b c d और ये e। ये क्या है e है A B C D E, यानी इस तरह से आपको एक पंचभुज दिया हुआ है, आपको उनके कोणों का मान ज्ञात करना है। और आप जानते हैं कि 5 भुजाओं के कोणों का योग कितना होता है 540 अंश होता है। और यहाँ पर आपको ABCD के जो मान दिए हुए हैं वह कुछ अलग दिए हुए हैं। क्या है कुछ अलग दी हुई है, यानी कि 540 यानी ये हो गया x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x इजिकल टू 540। तो ये हो गया 5x प्लस 540, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 540 गुणा वाली संख्या का पक्षांतर भाग में, और ये हो गया x बराबर 5 का 5 भाग नहीं जाता 0 5 8 40,
कितना आ गया x का मान 108 अंश। x का मान कितना आ गया 108 अंश आ गया। यानी कि इन जो पूरे कोणों का मान कितना है 108 अंश। कितना है 108 अंश। ये जब पूरे 108 को आप 5 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 540 अंश हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा था? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब ऐसे ही हमको क्वेश्चन नंबर 7 में भी कोणों का माप ज्ञात करना है। आपको कुछ कोणों की माप दी हुई रहेगी, आपको बाकी कोणों की माप ज्ञात करना है। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको दो आकृतियां दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको दो आकृतियां दी हुई है, आपको उनमें भी कोणों की माप ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं पहली आकृति। क्वेश्चन नंबर 7 में पहली आकृति क्या है? आपको एक त्रिभुजाकार की 3 भुजाओं वाला एक त्रिभुज दिया हुआ है, कुछ इस तरह से। इस तरह से आपको एक 3 भुजाओं की आकृति दी हुई है और उसमें आपको नाम दिए हुए हैं ए, बी, सी। ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला। और यहां पर आपको कुछ माप दी हुई है। माप क्या है? 90 अंश, 30 अंश। यहां दिया हुआ है 90 अंश, ये दिया हुआ है 30 अंश। और आपको ज्ञात करना है ये कोणों की माप। ये हो गया x, ये y और ये z। यानी आपको ज्ञात करना है x प्लस y प्लस z। आपको ज्ञात करना है x प्लस y प्लस z बराबर क्या होगा। x प्लस y प्लस z बराबर क्या होगा। और आपको पता है कि ये जो बाह्य कोण है, ये जो बाह्य कोण होते हैं, इनके कोणों का योग कितना होता है। इनके कोणों का योग कितना होता है आप दो रूप से निकाल सकते हैं। आप दो रूप से निकाल सकते हैं। किस तरह से दो रूपों से निकाल सकते हैं? आपको ज्ञात है कि एक सरल रेखा, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। आपको ज्ञात है कि एक सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है 180 अंश का। ये जो कोण बनेगा इस बिंदु पर कितने अंश का बनेगा 180 अंश का बनेगा। और आप देखिए इस आकृति में यहां पर आपको एक सरल रेखा देखिए यहां से यहां तक, और आपको यहाँ कितने अंश का कोण दिया हुआ है 130 अंश का। यदि आप सॉल्यूशन x का मान ज्ञात करना है, यानी कि ये रैखिक युग्म से, इसे आप रैखिक युग्म कह सकते हैं। रैखिक युग्म से दो कोणों का योग, यानी कि एक सरल रेखा पर बने दो कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। यानी कि एक कोण है x, दूसरा कोण है 30 अंश, बराबर कितना होगा 180 अंश। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 ऋण 30 बराबर x बराबर 150 अंश। कितना हो जाएगा 150 अंश हो जाएगा। ऐसे ही अब हम y का मान ज्ञात करेंगे रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से y प्लस 90 प्लस इज इक्वल टू 180। तो y बराबर 180 ऋण 90, तो y बराबर कितना हो गया 90। y बराबर कितना आ गया 90 अंश आ गया। कितना आ गया 90 अंश आ गया। अब ऐसे ही हम z बराबर ज्ञात करेंगे रैखिक युग्म से। अगली स्टेप होगी z प्लस, हमें अंदर का एक कोण इसमें नहीं दिया हुआ है, अंदर का एक कोण इसमें नहीं दिया हुआ है, तब हम इसे किस तरह से ज्ञात करेंगे। आपको पता है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है बराबर 180 अंश। और जब ये त्रिभुज के अंत कोणों का योग 180 अंश होता है तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 30 प्लस x इज इक्वल टू, यदि इसको हम x मान ले या और कोई दूसरी वैल्यू मान ले u, क्या मान लेते हैं हम u बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। तो ये कितना हो जाएगा 90 और 30 120 प्लस u बराबर 180। तो ये कितना हो जाएगा अब u बराबर 180 माइनस 120 बराबर u बराबर 60 अंश। तो ये जो कोण है इसकी माप कितनी निकल के आ गई 60 अंश। और अब हम
जेड प्लस 60 प्लस बराबर 180 अंश। ये कहां से कर लिया हमने? रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म यानी कि आपको पता है कि एक सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का। और यहाँ दो कोण बने हुए हैं, तो जब यहाँ दो कोण बने हुए हैं तो एक कोण है जेड और दूसरा कोण हमने अंदर से ज्ञात किया, कितना है? 60। और जब जेड बराबर 180 माइनस 60 करेंगे तो जेड बराबर आ जाएगा 120 अंश। कितना आ जाएगा? जेड बराबर 120 अंश। और आपको कहा गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड, और आपने ज्ञात कर लिया x y z। तो जब आप x प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो 150 प्लस 90 प्लस 120, 150 प्लस 90 प्लस 120 बराबर ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो ये हो गया जीरो। ये दहाई का अंक 9 2 11 और 5 16 पीछे हासिल का आया 1 2 और ये 3, तो कितना हो गया? 360 अंश। और किसी भी आकृति के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश ही होता है। तो ये है हमारा आंसर 360 अंश। ये था 7वें का पहला क्वेश्चन। अब ऐसे ही हम अगली आकृति देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि हम इसे किस तरह से हल करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है। आपको इसमें भी एक आकृति दी हुई है, 1 2 3 4 भुजाएं दी हुई है। तो ये जो आकृति है ये किस रूप में है? आपको इस तरह से एक आकृति दी हुई है और इस आकृति में आपको चंद्र कोणों की माप दी हुई है। क्या क्या दिया हुआ है? एक 120 अंश, फिर है x 120 अंश और यहाँ है x, फिर आपको दिया हुआ है एक w, ये अंदर का एक कोण दिया हुआ है, सॉरी ये है 120 अंश और ये है x, और यहाँ पर आपको एक बाह्य कोण की माप ज्ञात करना है, ये W, और एक आपको दिया हुआ है 80 अंश और एक y, यानी कि ये जो कोण है ये 80 अंश और ये जो बाह्य कोण है ये y, और फिर आपको दिया हुआ है 60 अंश और फिर ऊपर दिया हुआ है z, दिया हुआ है 60 अंश और ये क्या दिया हुआ है? z दिया हुआ है। आपको इस तरह से कुछ x y z और w का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? आप किस तरह से ज्ञात करेंगे? तो आइए देखते हैं आप किस तरह से ज्ञात करते हैं इन कोणों की माप। आपको सेम क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे ही करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे ही करना है। तो आप किस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे आपको इसे ज्ञात कर सकते हैं। और आपको इसमें एक आंसर देना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इजिकल टू क्या होता है, ये आपको बताना है। तो आप कैसे बताएंगे? तो आइए देखते हैं किस तरह से आप बताएंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है, एक मान कितना है 120 अंश और एक दिया हुआ है x, तो 120 अंश, यहाँ से आप 120 घटाएंगे, रैखिक योग, दो कोणों का योग कितना होता है 180 अंश एक सरल रेखा पर, तो ये हो गया 180 अंश, एक का मान दिया x, एक दिया हुआ 120, ये है 180 और इसमें से जब घट गया तो यहाँ बच गया 60 अंश, यहाँ कितना बच गया 100 बराबर 60 अंश। अब ऐसे ही हम y बराबर देखेंगे तो ये दिया हुआ है हमको 80, फिर यहाँ से घटाएंगे 80 तो ये हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 100 अंश हो जाएगा। अब ऐसे ही हम आगे देखेंगे z की ओर, तो जब z की ओर देखेंगे, जब हम z की ओर देखेंगे तो z में क्या दिया हुआ है आपको, आप देखिए एक कोण का माप दिया हुआ है, ये रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, यानी कि दो कोण एक सरल रेखा पर बने दो कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश, और एक सरल रेखा पर अनंत कोण बने लेकिन उनका जो योगफल होता है वह 180 अंश ही होता है, यानी आप दो बने हैं तो हम दो कह रहे हैं बराबर 180 अंश, और जब ये बराबर 180 अंश हो गया तो z बराबर 180 माइनस 60, तो ये z बराबर हो गया 120 अंश, z बराबर कितना हो गया 120 अंश, यानी कि हमने कितने मान निकाल लिए x y z का मान निकाल लिया। अब क्या बच गया
W का मान बच गया। तो W का मान कैसे निकलेगा, जैसे आपने इसके पहली वाली आकृति में भी आपको अंतःकोण में एक कोण का माप नहीं दिया हुआ था, यहाँ भी आपको एक कोण का माप नहीं दिया हुआ है। इसे हम मान लेते हैं, यदि ये हो जाएगा A, ये B, ये C और ये D, तो ये हो जाएगा कोण B। ये क्या हो जाएगा, कोण B। तो हम यदि चारों कोण, चार भुजाएं हैं, चार कोणों को जोड़ेंगे तो योगफल कितना होगा, 360 अंश, यानी कि कोण A प्लस, यहां से आप अगले स्टेप स्टार्ट करेंगे, कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 अंश। चार भुजाओं का योगफल 360 अंश। तब क्या होगा, कोण A का मान दिया हुआ है 60 अंश प्लस कोण B का मान दिया हुआ है, नहीं दिया है, तो इसे अब आप मान लीजिए x, और आप देखेंगे, या फिर इसे आप लिख लीजिए कोण B। फिर आप कोण C का मान दिया 120 अंश, फिर आप देखेंगे कोण D का मान दिया हुआ है 80 अंश बराबर 360 अंश। तो आप जोड़िए, ये 0 0 0 तो ये हो गया 0, 8 और 2 10 और 6 16 की 6 हासिल का है 260। कोण B, कोण B प्लस कितना हो गया 260 बराबर 360 अंश। तो अभी 260 इससे घटाएंगे तो कोण B बराबर 360 ऋण 260 अंश। तो कोण B बराबर कितना हो जाएगा, 360 में से 260 गए तो यहाँ कितना बचेगा, 100 बचेगा। कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो कोण B बराबर कितना आ गया आंसर, यहाँ 100 अंश। कितना आ गया, 100 अंश। ये कितना ज्ञात कर लिया हमने, कोण B बराबर जब 100 अंश ज्ञात कर लिए, तब रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, तो रैखिक युग्म से क्या होगा, अब हो जाएगा आपके पास ये कोण B बराबर 100 अंश, तो 100 अंश प्लस W बराबर 180 अंश। और जब ये 180 अंश हो गया तो W बराबर 180 माइनस 100 बराबर W बराबर 80 अंश। W बराबर कितना ज्ञात कर लिया हमने, 80 अंश। W बराबर 180 अंश। अब आप का मान रख दीजिए, आपको देखिए x y z और W का मान आपने ज्ञात कर लिया, आप यहाँ मान रख दीजिए। तो x y z और W के मान आप रखेंगे तो x का मान 60 अंश, यहाँ रखिए 60 अंश, प्लस y का मान 100, प्लस z का मान 120, प्लस आप W का मान रखिए 60 बराबर, आप जोड़िए 0 0 0 0 तो ये हो गया 0, ये 6 और 2 8 और 0 तो 8 ही होगा, और 8 और 6 14 की 6 और 2 8 और ये 6 14, 8 और 6 14 की 4 हासिल का आया 1, और ये 1 आया 1 2 और ये 3, 1 2 3, तो ये कितना हो गया टोटल 340 अंश। कितना हो गया, 340 अंश हो गया। तो ये थे आपके कुछ आंसर, यानी जब आप x y z और w को जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 340 अंश आएगा। तो ये थे आपके प्रश्नावली 3.1 के 7 क्वेश्चंस। आपने देखा, आपने कुछ मान ज्ञात किए, कुछ कोण ज्ञात किए, कुछ चतुर्भुजों को विकर्ण ज्ञात करना सीखा, चतुर्भुजों के अंदर के कोणों को मापों का योग ज्ञात करना सीखा। अब ऐसे ही हम इसके आगे वाली प्रश्नावली 3.2 में देखेंगे। इसके आगे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। जब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए, ताकि जैसे ही हमारी क्लासेस अपडेट हो आपको सबसे पहले पता चले। और हमारी क्लासेस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।